बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान साहब, MJ TV। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ 4 इंतहाई अहम खबरें शेयर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और एक बड़ी खबर आई है कि फाइनली 9 माह के बाद सर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। मुबारक हो। खैर मुबारक है जी, बिल्कुल ये मुबारक वाली ही बात है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि 30 सितंबर तारीख मुकर्रर की गई है और बेंच वही है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच, जो अब 30 तारीख को बाकायदा तौर पर उस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करेगा, जिस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में ये आईनी बेंच तश्कील पाया है। ठीक है। और दूसरी आम खबर, जी जी, इंसाफ ने फौजी अदालतों के हवाले से तफसीली फैसला आ गया है और तफसीली फैसले के अंदर जो बड़ी खबर है कि जो 45 दिन दिए गए थे हुकूमत को और पार्लियामेंट को कि अपील का हक देना है हाई कोर्ट के अंदर उन सिविलियन शहरियों को जिनको फौजी अदालतों से सजाएं हुई हैं, बिल्कुल, तो वो अपील का हक अभी तक तो नहीं मिला। तकरीबन 135 दिन गुजर चुके हैं, 45 तो कब के मगर तफसीली फैसले में अभी भी 45 दिन लिखा है जी। अब उम्मीद है कि इस तफसीली फैसले से 45 दिन की नया अरसा फिर से शुरू हो जाए, मगर अपील का हक या उसके हवाले से कानून साजी कहीं नजर नहीं आ रही। और इस तफसीली फैसले में कुछ ऐसा लिखा गया है कि जो शायद मुख्तसर हुक्मनामे में किसी और अंदाज से लिखा गया था, वो भी अपील के हक के हवाले से, ये भी हम आपको बताएंगे। किस तरह टोन डाउन हुआ वो भी आपसे पूछेंगे। इसके अलावा जो तीसरी अहम खबर है सर, आज आपको मालूम है जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी ही गैर मामूली किस्म की दरख्वास्त, और मैं कहूँगा कि फ्रिवलेस किस्म की दरख्वास्त आई इमरान खान और बुशरा बीबी से मुतालिक, और उस दरख्वास्त को न सिर्फ इंटरटेन किया गया, उसे समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, उस पर बाकायदा तौर पर समाअत के बाद नोटिस जारी किए गए और अब से कुछ देर कबल ही उसका हुक्मनामा आया और उस हुक्मनामे में भी एक ब्लंडर कर दिया गया है, वो भी अपने नाजरीन को बताएंगे। लेकिन एक और भी खबर है सर। जी हाँ, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिनको अदालती काम से रोका गया था और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और कहा था कि आइन के तहत उनको अदालती काम से कोई उनका साथी जज नहीं रोक सकता, तो वो अपील, उनको नंबर तो लग गया मगर उसका नंबर आया नहीं है। और ये इतना बड़ा आम आईनी एक मामला था कि किसी हाई कोर्ट के जज को, एक साथ बैठा जज जो है, 6 जाए के चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, वो काम से रोक दे अपने अदालती हुक्म दे के। ये काम शुरू हो गया तो फिर कोई जज भी काम नहीं कर सकेगा, मगर सुप्रीम कोर्ट के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। और अब एक जज को भी एक दरख्वास्त डालनी पड़ी है, वो है जनाब मेरी दरख्वास्त ज़रा जल्दी समाअत फरमा ले। ये हम अर्ली हियरिंग की दरख्वास्तें आम शहरियों की तरफ से सुनते रहते थे, मगर अब हाई कोर्ट का जज भी कह रहा है कि जनाब मेरी दरख्वास्त का जल्द फैसला कर दें। ये तो हालत हो गई है हमारी। ये तो इंसाफ के वो असूल हैं जो बराबरी का असूल है, देखें सबको बराबरी। पहले स्टोरी की तरफ आया थी जी सर। सबसे पहली स्टोरी, आज 26वीं आईनी तरमीम जो मुकर्रर हो चुकी है और अभी तक तो काज लिस्ट बाकायदा तौर पर नहीं आई। जराये से ही ये बताया जा रहा है कि 30 सितंबर की तारीख मुख्तस की गई है और आपको मालूम है आखिरी जो समाअत हुई थी वो 27 जनवरी को हुई थी और 9 माह के बाद आपको ये भी मालूम होगा कि पहली समाअत के ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जब ऑर्डर डिक्टेट करवाया था तो 3 हफ्तों का वक्त दिया था और कि 3 हफ्तों के बाद समाअत होगी। वो 3 हफ्ते सर 3 माह में बदल गए, 3 माह 6 माह में बदल गए और बिल आखिर अब 9 माह के बाद ये मुकर्रर हुई है। और इंटरेस्टिंगली जो 27 जनवरी की समाअत हुई थी, उस समाअत के दिन जिस रोज 3 हफ्तों के लिए मौखर किया गया इस कार्रवाई को, उसी रोज आपको याद है जुडिशल कमीशन का एक नोटिफिकेशन आया था कि चीफ जस्टिस ने नए जजेस साहिबान की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया और जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया था और उसके बाद फिर अब 2 दर्जन से जायद आला अदलिया में जजेस भी उस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में क्या इंडक्ट हो चुके हैं। तो अब आप मुझे बताएं, आप कैसे देख रहे हैं कि वो आईनी बेंच जो उसी 26वीं आईनी तरमीम के बतन से निकला है, वो कैसे अपना फेट डिसाइड करेगा और क्या फुल कोर्ट के हवाले से वो जो इस्तदाएं थी जिन पर नोटिस हो चुके हैं वो अब भी सुनी जाएंगी या उनको अब मुस्तरद ही समझा जाए? देखिए, अभी तक 26वीं आईनी तरमीम से हटके भी जितने भी फैसले आए हैं, चंद ही आए हैं, वो भी तो इन जजों ने तफसीली एक ही आया है, अपने आप को ही तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला किया है ना। जी हाँ। तो ये सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम नहीं है। अब जजेस के सीनियरिटी का मामला देख लें, फौजी अदालतों का मामला देख लें, तो ये आईनी बेंच तो बना ही इस मकसद के लिए था
जो वो काम कर रहा है। तो ये जितने भी फैसले हैं वो अपने आप को ही तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, अपनी नौकरी को ही मजबूत कर रहे हैं। तो ये मामला सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम का नहीं है, मगर इसमें एक बात ज़रूर है कि जो फुल कोर्ट का मुतालबा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से किया गया था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा, जस्टिस मुनीब ने भी कहा, जस्टिस आयशा ने कहा, जस्टिस अतबर अल्लाह ने कहा, बल्कि जुडिशल कमीशन को भी खत लिखते रहे कि आप लोग जजेस की तैनाती रोक दें जब तक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों का फैसला नहीं जब इजलास होता है, ये जब इजलास होता रहा, ये कहा जाता रहा। तो फुल कोर्ट का मामला अभी भी उसका कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अब देखना यह है कि इस मामले को कितने जोर से दोबारा उठाया जाएगा, क्योंकि यकीनन 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें आई हैं उसमें गुज़श्ता समात में भी ये कहा गया था कि ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाए, और अभी नोटिस जारी हुए हैं। अब देखें ये फुल कोर्ट बनती है या नहीं, मगर आईनी बेंच का बज़ाहिर ये इसरार था कि अब हम आ गए हैं, अब फुल कोर्ट, हम ही फुल कोर्ट हैं, हम ही सब कुछ हैं, तो इसलिए अब हम ही ये फैसला करेंगे। तो ये सबसे पहला और बड़ा चैलेंज यही होगा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को सुनेगा कौन, क्योंकि ये जो आईनी बेंच के जजेस बैठे हैं ये तो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरीज हैं, ये तो 26वीं आईनी तरमीम से इनको मुफाद मिला है, कोई आईनी बेंच बन गया, आईनी बेंच के सरबराह बन गए, और ये एक एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल पावर इनके पास आ गई है कि जो भी कोई आईनी मामला होगा, यानी कि सियासी मामला, तो उसकी समाअत जो है वो आईनी बेंच करेगा, जिसकी सरबराही जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प मामला है। अब देखें, देर आए दुरुस्त आए, मगर एक और अहम मसला ये है कि क्या इन तमाम समाअत को बराह रास्त नशर किया जाएगा, उसकी भी दरख्वास्त ये भी एक दरख्वास्त आई, नोटिस भी हो चुका और मेरे ख्याल में इसको बराह रास्त नशर किया जाना चाहिए ताकि दुनिया देखे कि ये आईनी बेंच की क्या सलाहियत है, क्या काबिलियत है, और ये जो आईनी बेंच बना है और ये जो 26वीं आईनी तरमीम बनी है, इससे इसके ऊपर क्या दो मतजाद राय पाई जाती हैं। तो दुनिया को पता चलना चाहिए, अवाम को पता चलना चाहिए, क्योंकि बज़ाहिर अवाम के नाम पे, दो ताई अक्सरियत के नाम पे ये तरमीम की गई है। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को या आईनी बेंच को शर्माना चाहिए कि ये मामला जो है बराह रास्त 25 करोड़ अवाम देखे कि 26वीं आईनी तरमीम है क्या। जिन लोगों ने मंजूर की उन्होंने तो नहीं पढ़ी, मगर जिनके नाम पे मंजूर की गई उनका तो जानने का हक है कि इस तरमीम में क्या है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और ये बराह रास्त नशरियात से ही अवाम उसके बाकायदा हिस्सा बन सकते हैं उस अदालती कार्रवाई का। जो दूसरी खबर आपके हाथ में, ये जजमेंट है फौजी अदालतों के हवाले से 7 मई को जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था और पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिराए थे, तो उसी रोज ही बड़ी हंगामी बुनियादों पे सुप्रीम कोर्ट से भी एक हल्ला बोला गया था। और ये हल्ला और हमला जो था, ये कोई जहाज तो नहीं गिराए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी इंसानी हकूक पे एक बहुत बड़ा हमला था। और वो हमला ये था कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने कमरा अदालत में आके अचानक ही ये फैसला पढ़ के सुना दिया कि जो 9 मई के मुल्ज़मान थे, जो सिविलियन शहरी थे, जिनको फौजी अदालतों में सज़ाएं सुनाई गई हैं, वो सज़ाएं फौजी अदालतों ने दुरुस्त सुनाई हैं, और सिविलियन शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल किया जा सकता है। तो ये वो फैसला था, मुख्तसर फैसला था, मगर उसमें एक शर्त भी रखी गई थी, और वो शर्त ये थी कि जितने भी ये सजा याफ्ता मुल्ज़मान हैं, इनको फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर अपील का हक दिया जाएगा, और इसके लिए हुकूमत और पार्लियामेंट 45 दिन के अंदर कानून साजी करेगी। और वो जो था उसमें यह भी कहा गया था कि ये जो सजाएं सुनाई गई हैं ये मशरूत हैं, ये मशरूत हैं फौजी अदालतों की सजाएं उन अपीलों के फैसलों से जो हाई कोर्ट में कानून साजी के बाद उनको हक मिलेगा। जी हाँ, तो ये मशरूत कर दी गई थी। मुख्तसर हुक्म में अगर आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि वो पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अब जो तफसीली फैसला आया है उसमें थोड़े से बदले बदले मेरी सरकार नज़र आते हैं। ये जो आईनी बेंच है इसने मुख्तसर हुक्म में ये कहा था कि इन लोगों की सज़ाएं मशरूत होंगी हाई कोर्टों के अंदर सज़ाओं के खिलाफ अपीलों के फैसलों से मशरूत होंगी, और हुकूमत 45 दिन के अंदर कानून साजी करेगी। अच्छा, अब तफसीली फैसला जो आया है उसके अंदर जो आईनी बेंच है वो ये लिखता है कि ये जो, हाँ जी, इसमें लिखता है कि ये जो अपील का हक दिया गया है, अपील का हक
के ऊपर जो सवाल उठाया गया था कि अपील का हक होना चाहिए या नहीं, इस सवाल का जवाब अपीलांट्स के हक में दिया जाता है। यानी जो सजा याफ्ता मुल्ज़मान हैं जिन्होंने अपीलें करनी है उनके हक में दिया जा रहा है इस सवाल का जवाब। और वो हक में क्या दिया जा रहा है, ये तफसीली फैसले के अंदर वो हक जो है ना थोड़ा नरम पड़ दिया। तफसीली फैसले में लिखते हैं कि सब्जेक्ट टू द नीड फॉर स्टैट्यूटरी रिफॉर्म टू प्रोवाइड एन एक्सटर्नल अपीलेट फोरम फॉर सिविलियन। यानी तफसीली फैसले में ये लिखा आईनी बेंच के सरबराह ने, आईनी बेंच ने, जस्टिस अमीनुद्दीन की लिखी हुई है कि ये जो अपील का हक है ये मशरूत होगा उस जरूरत से जो पार्लियामान को पेश आएगी। पार्लियामान को अगर जरूरत पेश आई कानूनी इस्लाहात के लिए, यानी कि स्टैट्यूटरी रिफॉर्म, यानी कानून साजी के लिए अगर ज़रूरत पेश आई तो फिर ये जो अपील का हक होगा ये मशरूत होगा। यानी मुख्तसर हुक्म में कहा गया कि जो सज़ाएँ हैं जी वो सज़ाएँ मशरूत होंगी अपील के हक के फैसले से, जबकि तफसीली फैसले में कह दिया कि जो अपील का हक है, अपील का हक है जो कानून साजी है वो मशरूत होगी उस हुकूमत की ज़रूरत से। यानी हुकूमत को अगर ज़रूरत पड़ी तो ये थोड़ी सी मुझे चालबाजी नजर आई है आईनी बेंच की। और लेकिन दोनों पार्ट 45 दिन तो क्या 135 दिन गुजर चुके हैं। लेकिन देखें दोनों जो हमने यहाँ पर सतरें पढ़ी हैं, एक शॉर्ट ऑर्डर का हिस्सा, एक तफसीली फैसले का हिस्सा, दोनों हैं तो एक ही फैसला ना? नहीं, एक ही फैसला है लेकिन दो मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। शॉर्ट ऑर्डर में तो उन्होंने कह दिया जो सजाएं वो मशरूत होंगी, तफसीली ऑर्डर में कह दिया कि जो अपील का हक है वो मशरूत, हालांकि उसको इलैबोरेट किया जाना चाहिए था, इलैबोरेट किया जाना चाहिए था। अब देखें अब इससे होगा क्या, अब 133 या 35 दिन गुजर चुके हैं, जो फौजी अदालतों के सजा याफ्ता मुल्ज़िम है वो जेलों में पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको अपील का हक नहीं मिल रहा और जब तक हुकूमत कानून साजी नहीं करेगी वो जेल में पड़े रहेंगे। और अगर हुकूमत कानून साजी कर देती तो इसमें से हो सकता है 20%, 30% लोग रिहा हो जाते, लेकिन सिर्फ हुकूमत के कानून साजी ना करने की वजह से वो रिहा नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल तो इसमें कसूर किसका है? मैं समझता हूँ इसमें कसूर सुप्रीम कोर्ट का है। उनको ये लिखना चाहिए था कि अगर 45 दिन के अंदर ये पार्लियामेंट जो है अपील का हक नहीं देती तो फिर हम ये तसव्वुर करेंगे कि ये जो अमल है पूरा सजाओं का ये गैर आईनी है, क्योंकि ये राइट टू अपील जो है उन्होंने खुद माना है कि ये जो राइट टू अपील है ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है। जी हाँ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है और जो एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी राइट ऑफ अपील जो हाई कोर्ट को करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है। तो अगर एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 45 दिन के अंदर राइट टू अपील देना था और हुकूमत नहीं दे रही तो इसका मतलब है वो सजाएं भी गैर आईनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सजाएं भी आईनी करार दे दी और फिर अपील का हक 45 दिन का जो टाइमलाइन था उसको मैंडेटरी नहीं किया। जी हाँ, उसको मशरूत नहीं किया, अपने फैसले से मशरूत करना चाहिए था कि हमारा फैसला जो होगा वो फिर बिल्कुल बदल जाएगा अगर ये राइट अपील का हक ना दिया। तो इस लिहाज से जो सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था और उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उसमें राइट ऑफ अपील नहीं दिया गया था जिसका आइन के तहत तकाजा किया गया था। इसमें एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो अपीलांट्स जिनका हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है, जो बेसिकली सजा याफ्ता लोग हैं फौजी अदालतों से, उन्होंने बाकायदा तौर पर की अपील का हक न मिलने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी दायर कर रखी हैं। इसी वजह से कि 45 दिन तो छोड़ें, 135-40 दिन हो चुके हैं, अभी तक वो हक नहीं दिया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने, मैं तो कहता हूँ, एक तरह से रेस्क्यू कर दिया है गवर्नमेंट को और उन्हें एक और मौका दे दिया है कि अगर उन्हें ज़रूरत पेश आए, और टोन डाउन भी आपकी बात दुरुस्त है, आपने राइटली पॉइंट आउट किया, उसको टोन डाउन करके कह दिया गया कि अब उनकी ही ये इमा है, उनकी ही अगर ज़रूरत है, अगर उन्हें पेश आ जाए तो वो इसमें तरमीम कर दें। ठीक है। और इसमें जो तीसरी सब बड़ी आज अफसोसनाक, मैं तो कहूँगा, हमने इससे कबल एक केस देखा था टिरियान वाइट का, उसका हवाला मैं इस वजह से दे रहा हूँ कि जज एक ही हैं। आपको याद होगा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब उस मुकदमे में उस बेंच का हिस्सा थे जिस बेंच के सामने मुकदमा आया था टिरियान वाइट का, और उन्होंने उसे नाकाबिले समाअत करार दे दिया था ये कहकर के टिरियान वाइट जो जिसके हवाले से एक केस है वो तो इस मुकदमे में अदालत के सामने है ही नहीं। और अब आज इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से एक दरख्वास्त अचानक से पॉपअप होती है। एक दरख्वास्त गुजार है जिनको कोई नहीं जानता, गुमनाम है, बजाय वो कोई शहरी होगा, शहरी हैं, गुमनाम है,
अच्छा, नहीं नाम तो होगा। नहीं, मेरा मतलब कहने का कि गैर उनको मारूफ जानता, गैर मारूफ, उनको जानता कोई नहीं है, उनमें देखा किसी ने नहीं है। इवन उनके वकील साहब भी मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं। वो साहब आते हैं, दरख्वास्त दायर करते हैं, ये जाहिर करते हैं कि वो इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब मैंने इसको थोड़ा सा फॉलो किया तो मालूम हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ उनसे इज़हार लाताल्लुकी किया दरख्वास्त गुजार से, बल्कि उनकी मजम्मत की इस दरख्वास्त की, जिसमें इंतहाई गैर मुनासिब किस्म की लैंग्वेज है और उनको अपनी अहलिया के साथ मिलने की इस्तदाद की जा रही है कि उन्हें मिलने की इजाज़त दी जाए। उनका हक है, जो जेल रूल्स हैं उनके मुताबिक उस हक से उन्हें महरूम रखा जा रहा है। अब अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने न सिर्फ उस पर समाअत की है सर, हम तो तवक्को ये कर रहे थे कि ऐसे जो फ्रिवलेस लिटिगेशन होती है उस पर अदालतें नोटिस लेती हैं, सख्त नोटिस लेती हैं, जुर्माने आयद करती हैं। इन्होंने जुर्माना तो छोड़े, इन्होंने उन दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया और 30 तारीख भी दे दी कि 30 तारीख को आप जो है वो फ्री कैन से उन्होंने जवाब मांग लिया, जो बेसिकली इंतजामिया है, गवर्नमेंट है, इदारे हैं। और साथ ही इशू क्या है, इशू आप बताएं ना। इशू ये है कि इमरान खान साहब से उनकी अहलिया की मुलाकात करवाई जाए अकेले में, प्राइवेटली। अच्छा, और अज़दवाजी ताल्लुकात के हवाले से। और इसमें बात यह है कि सर, ना तो आपका कोई ताल्लुक, अब जज साहब की जानिब से ये तक नहीं पूछा गया कि आपका लोकल स्टैंड आया क्या है, आप यहाँ पर किसकी बेस पर, किस बुनियाद पर आए हैं। या तो इमरान खान साहब ने आपको भेजा हो, या बुश बीबी ने आपको भेजा हो, या उनकी सियासी जमात ने आपको भेजा हो, या आप मुतासरा फरीक हो, वन वे और दी अदर। यहाँ पर आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने उल्टा उन्हीं की दरख्वास्त को एंटरटेन भी कर लिया और फिर नोटिस जारी करके फैसला दे दिया। और फैसले में भी आप पिटिशनर लिख रहे हैं इमरान खान साहब को, यानी इमरान खान साहब का भी आप वहाँ पर एक ब्लंडर आपसे हो गया, आप उनका जिक्र कर रहे हैं कि वो आए हैं आपके पास रिलीफ लेने के लिए। तो आप कैसे देखते हैं कि एक जज साहब जो 1 साल पहले एक बड़ा स्टैंड लेते हैं, उसके बाद फिर उन्हें बहुत सारी मुश्किलात भी फेस करना पड़ती हैं, 6 जजेस के खत में भी ये शामिल होते हैं, और फिर आज इतना बड़ा यू टर्न कि वो इसी तर्ज पर एक और दरख्वास्त आती है और उस पर बिल्कुल ही मुख्तलिफ नौयत का फैसला दे देते हैं। अदील, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का, हमारी अदलिया का, दरख्वास्त गुजारों का, सरकार के वकला का ये घटियापन है, ये बिलो द बेल्ट है। और ये तसलसल है उस घटिया प्रोपेगेंडे का, जो प्रोपेगेंडा इज्जत के हवाले से जो एक केस किया गया था उस वक्त से जारी है। ये एक बहुत ही घटिया इसके अंदर एक पहलू है, और मैं समझता हूँ कि जजों को इस घटिया हरकतों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये तो मुझे जस्टिस अरबाब ताहिर ने जिस तरीके से और जिस संजीदगी से उस शायरी को सुना और फिर नोटिस भी जारी किए हैं, मुझे तो हैरानगी है कि क्या जस्टिस अरबाब ताहिर अपने घर नहीं जाते होंगे? क्या इन जजों की अपनी बीवियां बच्चियां नहीं हैं? क्या इनकी बेगमें इनसे पूछती हैं कि आज आपने फलां मुल्ज़म के इज़्दवाजी ताल्लुकात करवाए हैं किसी शायरी के कहने पे? अब देखिए, ये दरख्वास्त अगर इमरान खान देते तो ये उनका राइट था कि भाई मेरी वो बेगम है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो क्या ये ज़रूरी है कि इमरान खान दरख्वास्त में लिखें कि मैं इज़्दवाजी ताल्लुकात बनाना चाहता हूँ? और क्या जस्टिस अरबाब ताहिर जैसे जज को, उनको ऐसा शर्मनाक कार्रवाई करनी चाहिए? क्या उनको ये नहीं चाहिए कि भाई आप कौन होते हैं बतौर शहरी? कल आदिल साहब, आप या मैं दरख्वास्त डाल दें कि जस्टिस अरबाब ताहिर साहब जो है ना, आज वो घर जाएंगे और वो इज़्दवाजी ताल्लुकात कायम करेंगे। ये अब किस और क्या मिसाल दे अदील, बताएं ना आप मुझे। कल कोई शहरी दरख्वास्त डाल दे कि फलां जज साहब जो है अपनी अहलिया के साथ इज़्दवाजी ताल्लुकात जो है आज की तारीख में हुक्म दिया जाए उनको, क्योंकि अब तो जजों के खिलाफ भी हुक्म आ रहे हैं ना, फिर ये हुक्म भी आ सकता है। तो मुझे तो अफसोस हो रहा है कि जस्टिस अरबाब ताहिर जैसा बंदा, जो शक्ल और सूरत से बज़ाहिर आप देखें बड़े सोबर लगते हैं, और उन्होंने एक रात चलते की दरख्वास्त पे जनाब नोटिस जारी कर दिए, जबकि एक साबिक वज़ीर आज़म को जो है वो इज़्दवाजी ताल्लुकात कायम करने के लिए अपनी अहलिया जो कैद में है उनसे मुलाकात का मौका दिया जाए, मतलब एक आम शहरी की दरख्वास्त पे। अब जज अरबाब ताहिर साहब ये हरकतें करेंगे? ये हरकतें तो इद्दत वाले जो जज थे जो नीचे बैठे हुए थे, सेशन जज या कुछ सिविल जज जो है, उसको भी शर्म आ जाती है। मतलब वो भी पूछता है शायरी से कि भाई तुम कौन हो? मियाँ बीवी के दरमियान एक इंटीमेट रिलेशनशिप है, जो एक शरअ का मसला है, आप कौन हो बीच में दरख्वास्त डालने वाले? आपका क्या ताल्लुक? ऐसी दरख्वास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। अरबाब ताहिर जज साहब से पूछना चाहिए, भाई आप कौन होते हो इस मामले में, जब पटिशनर खुद नहीं आ रहा, जो कि एक्यूज है या मुल्ज़म है, जो कैदी है। तो मुझे तो ये लगता है कि जस्टिस अरबाब ताहिर भी एक मजाक उड़ाने के मूड में, ठीक है, एक साबिक वज़ीर आज़म का मजाक तो अदलिया का ही उड़ रहा है सर, अदलिया का उड़ रहा है ना, बिल्कुल उड़ रहा है।
लेकिन ये एक घटियापन है, मैं समझता हूँ हमारी अदलिया का घटियापन है, और ये वो शर्मनाक फैसला है कि जो हमेशा हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हॉन्ट करेगा और जज अरबाब ताहिर को भी हॉन्ट करेगा। बिल्कुल। अब इससे ज्यादा क्या कह सकता है कोई? नहीं, इससे ज्यादा कहना भी नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें एक और जो आखिर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जानिब से एक अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दायर की गई है, जो कि मैं अगेन कहूंगा कि अफसोसनाक है कि एक जज साहब जो हैं उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, और वो अव्वल तो एक दरख्वास्त लेकर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, पहले नौबत यहाँ तक आती है, और अब हालत यह है कि वो दरख्वास्त फिक्स करवाने के लिए अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दायर उन्हें करना पड़ रही है। आप क्या देख रहे हैं, क्यों कर अदालत एक जज साहब जिन्हें काम करने से रोक दिया गया है, और अदालती हलकों में भी इस बात को इंतहाई अब नामुनासिब समझा जा रहा है, बावजूद इसके फिक्स नहीं की जा रही उनकी अपील, और जज साहब को अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दायर करना पड़ रही है? देखिए अदील, ये अर्ली हियरिंग की दरख्वास्तों का जो कल्चर है ना, ये तो खुद एक, मैं समझता हूँ एक तमाचा है हमारी अदलिया के मुंह पे, कि लोग दरख्वास्तें इसलिए डालते हैं कि उनको लगवाने के लिए अलग से दरख्वास्त डाली जाए, अलग से स्टैम्प पेपर के टिकट लिए जाए, अलग से वकील किया जाए, अलग से उन्हें फीस दी जाए, अलग से वकील का होटल का खर्चा दिया जाए, और मुद्दा क्या है जी, दरख्वास्त जल्दी लगा दे सर। और फिर अलकादर ट्रस्ट केस में जो सजाओं की मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं, उनको जल्द लगवाने के लिए कितनी बार वकील इधर आके आए, और कमरा अदालत में जल्द समाअत की दरख्वास्त मंजूर होते हुए भी तारीख नहीं दी गई। ये भी तो एक शर्मनाक माजी है ना हमारी इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। बिल्कुल, कि जल्द समाअत की दरख्वास्त लगती है, उस पर तारीख हम देखेंगे एज पर पॉलिसी, ठीक है ना। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज जो है सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है कि खुदा के लिए मेरी दरख्वास्त जो है वो जल्दी लगा दे, मुझे जल्दी इंसाफ दे दें। इनको शर्म आनी चाहिए, मैं तो समझता हूँ ये शर्मनाक, मैं समझता हूँ एक रिस्पॉन्स है सुप्रीम कोर्ट का, आला तरीन अदलिया है, कि एक हाई कोर्ट के जज को काम से रोका हुआ है और इनको परवाह ही नहीं है। मतलब इनको अंदाजा ही नहीं है कि इसके कितने दूररस नताइज होंगे अगर एक हाई कोर्ट के जज को काम से रोक दिया जाए, और वो जज आके मिन्नतें कर रहे हैं कि सर मेरी दरख्वास्त तो सुन लें। मतलब ये इनकी बदनीयती देखें हमारे अदालती निज़ाम की, इनकी बदनीयती का ये आलम है। ये आईनी बेंच के सामने शायद लग रही है, यही बात है ना, क्योंकि इसके अंदर भी आईनी बेंच है। तो ये बदनीयती देखें आप कि जज जो है आईनी बेंच से मिन्नतें कर रहा है कि मेरी दरख्वास्त जो है ना जल्दी लगा लें, मुझे काम से रोका। अच्छा, नुकसान किसका हो रहा है? ये नुकसान किसका हो रहा है? तनख्वाहें लिए जा रहे हैं जज साहब, ठीक है, और जो मुकदमात हैं जो उनके सामने लगे हुए हैं वो सुने नहीं जा रहे। नुकसान किसका हो रहा है? आम आवाम को हो रहा है। आम आवाम का भी हो रहा है ना, टैक्स पेयर का भी हो रहा है ना। और फिर सबसे बढ़ के ये कि हमारी अदलिया की जो इज्जत है वो भी खाक में मिल गई है, कि लोग कहते हैं यार देखो यार जज अब खुद जो है इंसाफ मांग रहे हैं। इंसाफ क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारी दरख्वास्तें जल्दी लगा लें, मिन्नतें की जा रही हैं आईनी बेंच की। इंसाफ तो दूर की बात है। तो मैं तो समझता हूँ इससे बड़ा शर्म की बात नहीं हो सकती किसी भी अदालती निज़ाम के लिए। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, मुझे उम्मीद है कि जब भी आपका केस लगेगा तो ये जल्द समाअत की दरखास्तों वाला जो कल्चर है ना, इसके ऊपर भी ज़रूर कोई ना कोई बात होनी चाहिए। कि ये खुद कितनी गैर आईनी बात है कि गरीब आदमी वकील करे, दरख्वास्त दे, और फिर उस दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए अलग से दरख्वास्त दे और अलग से वकील करे। बिल्कुल। और लास्टली ये बात ज़रूर है कि इन जजेस साहिबान को जिन्होंने इस मुकदमे को सुनना है या जिनके पास अब फाइल पहुंच चुकी है, उन्हें भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आज उनके एक ब्रदर जज को काम से रोक दिया गया है उनके एक साथी जज ने, तो कल को आपको भी कोई जज रोक सकता है काम करने से। तो ये इस पर तमाम जजेस साहिबान को जरा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।